नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी। स्वागत करता हूँ आपका दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको इस कहानी के बारे में बता दूं। ये कहानी कुंदन की है, तो आगे की कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनेंगे। कुंदन। मैं और मेरा दोस्त राजीव, हम दोनों तकरीबन 3 साल से दोस्त थे और सूरज भैया की देखरेख में काम करते थे। सूरज भैया हमारे ठेकेदार थे। 3 साल पहले मैं और राजीव दोनों उनसे मिले थे और उसके बाद से हम दोनों उन्हीं के साथ जुड़ गए। बात दीपावली की होगी। ठंडियाँ शुरू हो गई थी और हल्की हल्की ठंड लगनी भी शुरू हो गई थी। हमारे पास सूरज भैया का फोन आया। यार, एक काम मिला है, हॉस्पिटल बनाना है एक। क्या तुम दोनों खाली हो? करोगे? काम को जल्दी से पूरा करना था और दीपावली होने की वजह से अभी लेबरों की भी किल्लत थी। हाँ, और त्योहार होने की वजह से पगार भी दोगुनी मिलने वाली थी। हमें भी छठ में अपने घर जाना था, लेकिन ट्रेन की टिकट न मिलने के कारण अभी हम सोच ही रहे थे कि घर जाए या ना जाए। और दोगुनी पगार की बात सुन हम दोनों ने घर जाने का प्लान भी छोड़ दिया और तुरंत सूरज भैया को हाँ बोल दिया। इस पर उन्होंने अगले दिन हमें अपने ऑफिस पर बुलाया। हम वहीं से साइट पर जाने वाले थे। मैं आपको अपने बारे में नहीं बताऊंगा, बस इतना बता सकता हूँ कि मैं और राजीव दोनों बिहार के रहने वाले थे और यहाँ सूरज भैया के पास रहकर राजगीर यानी घर बनाने का काम करते थे। अगले दिन हम सुबह सूरज भैया के ऑफिस पहुंचे। देखा तो वहाँ पहले से गाड़ी खड़ी थी। हम हम तकरीबन 10-20 लोग होंगे और वह सभी वहाँ दोगुनी पगार के लालच में आए थे। हमें बताया गया था कि त्योहार की वजह से कोई मजदूर नहीं मिल रहा है और काम को जल्दी पूरा करना है। इस वजह से मालिक दोगुना पगार देने के लिए भी तैयार है। हम सभी गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट होकर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ी। साइट पर पहुंचते हुए हमें शाम हो गया, तो काम हमें अगले दिन से शुरू करना था। साइट के बारे में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता हुआ वह रोड, उस रोड के किनारे लगभग 50 से 60 करोड़ की लागत से एक अस्पताल बन रहा था। वह अस्पताल इतना बड़ा था जिसका कोई अंदाजा नहीं। वहां जाकर हमने देखा तो लग रहा था अस्पताल काफी दिनों से बंद पड़ा था। दीवार पर काई जम चुकी थी, यहाँ वहां खंजास उगे हुए थे, दीवार काले पड़ चुके थे। जगह जगह चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बना रखा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ कम से कम 1 साल से ऊपर से काम नहीं हुआ है। पर हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम सब अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं और राजू बाहर आए। मैंने राजू से बोला, यार, इतना बड़ा अस्पताल है, आधा बनकर क्यों रुका है? अस्पताल के सामने खड़े होकर देखते हुए मैंने राजू से बोला, बता रहे यार, मैं तो जा रहा हूँ। और यह बोलते हुए वह उबासी लेते हुए अंदर चला गया। चूंकि रात काफी हो चुकी थी तो मैं भी वहां से अंदर जाने लगा। हमें बोला गया था कि त्योहार खत्म होने के बाद वहां और भी लोग आ जाएंगे, क्योंकि उस अस्पताल को बनाना 20 लोग के बस की बात तो नहीं थी। हमें भी खुशी ही थी, क्योंकि जब तक लोग नहीं मिलते तब तक हमारा पगार भी दोगुना था। हमारे खाने पीने की सारी व्यवस्था सूरज भैया ने वहीं अस्पताल में कर दी थी। हमने रहने के लिए तीसरी मंजिल चुना, क्योंकि वहां एक बड़ा सा हॉल था जो शायद अस्पताल में किसी और काम के लिए बना होगा। वहां पर सभी लोग आराम से रह सकते थे।
लेकिन पानी की व्यवस्था सबसे नीचे थी, जिसे लेने के लिए हमें 3 मंजिल नीचे उतर कर जाना पड़ता था। काम करने के लिए तो पानी हर फ्लोर पे मिल जाता था, लेकिन पीने का पानी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सबसे नीचे था। हम 20 लोग में 2 औरतें थीं जो हमारे साथ खाना बनाने के लिए आई थी। उस रात सब शांति से हो गया। हमने खाना खाया और खाना खाकर हम सब सो गए। अगले दिन सूरज भैया ने सबको उनका काम समझा दिया और वापस शहर चल दिए। वह अस्पताल पैसे की किल्लत की वजह से तो नहीं रुका था, उसके काम रुकने का कारण कुछ और ही था, क्योंकि जो आदमी दोगुनी पगार दे सकता है वह पैसे की वजह से तो उस अस्पताल को नहीं रोक सकता। उस अस्पताल के बारे में बता दूं, वो अस्पताल रोड के एकदम किनारे था। यू के शेप में वह अस्पताल बना हुआ था। चारों तरफ बाउंड्री से घिरा हुआ था और आगे की तरफ गेट। गेट से थोड़ी दूर छोड़कर पार्किंग एरिया बना हुआ था और पार्किंग एरिया से सटे हुए एक 6 लेन रोड। वह काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें काफी पैसा खर्च हुआ था। रोड की दूसरी तरफ सिर्फ खेत थे, चारों तरफ खेत और 2-4 ईंटे के भट्टे। सब्जी या कुछ सामान लेने हमें वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर जाना था। अगल बगल छोटे मोटे घर थे, पर कोई लोग नहीं दिखते थे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सुनसान रोड पर आप सोच रहे होंगे इतने महंगे अस्पताल को इतने सुनसान रोड पर क्यों बनाया जा रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि वो रोड उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहरों को जोड़ता था और उसी रोड पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते थे। तो जाहिर सी बात था वो हॉस्पिटल काफ़ी चलता, और यही सोच करके उस हॉस्पिटल को बनाया जा रहा था। अगले दिन हमारे मिस्त्री ने हमसे बहुत काम लिया, जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से थक चुके थे। काम बंद होने जाने के बाद सभी ने खाना खाया और खाना खाकर मैं वापस से रोड की तरफ आ गया राजियों को लेकर। असल में वहाँ का शांत माहौल मेरे मन को भा रहा था और मुझे वहाँ रोड पर खड़ा होकर आती जाती गाड़ियों को देखने में बहुत सुकून मिल रहा था। रात हो चुका था, अगल बगल से झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी और मैं और राजीव चुपचाप खड़े होकर वहाँ से जाती गाड़ियों को देख रहे थे। थोड़ी देर वहाँ खड़ा होने के बाद राजीव ने बोला, चल भाई चलते हैं, आज मिस्त्री साहब ने बहुत काम लिया है और मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ। कल पता नहीं ये बुढ़ा कितना काम कराएगा। और ये बोलकर वो अस्पताल की तरफ मुड़ने लगा। वह मुड़कर कुछ दूर गया होगा और उसने मुझे आवाज़ लगाई, चलना है या यही रहेगा। उसकी आवाज़ से मेरा भी होश टूट गया और मैं हाँ आया बोलकर उसी तरफ घूम गया। हम अभी जा ही रहे थे कि हमारा ध्यान अस्पताल के छत पर गया। वहां कोई लड़की खड़ी थी। वह लड़की का काला साया बस हमें दिख रहा था। वह देख हम दोनों को बहुत अचंभा हुआ कि हम दोनों के साथ तो सिर्फ 2 औरतें आई हैं और वो भी वहां सबको खाना खिला रही हैं, तो ये कौन है। और वो उन दोनों में से भी नहीं थी, क्योंकि वो दोनों औरतें थी जो काफी हट्टी कट्टी थी और उस काली परछाई की आकृति देख साफ पता चल रहा था कि वो कोई लड़की है। पीछे से चमकती चांद की वजह से हमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, हमें सिर्फ उसका एक काला साया दिख रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो कोई इंसानी शरीर है। वो ऊपर से खड़ी होकर शायद हमें ही देख रही थी और हम दोनों की नज़र जब उससे मिली वह पीछे चली गई। ये देख हम दोनों भागते हुए जहाँ सभी थे वहाँ पहुँचे। जाकर देखा तो वो दोनों औरतें अभी सबको खाना खिला रही थी। जब हमने सबको ये बात बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। सब बोलने लगे कि कोई जानवर होगा, तुम दोनों खामखा डर रहे हो।
जब किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम दोनों ने भी हार मान ली, लेकिन हम दोनों ने साफ साफ देखा था वो कोई लड़की थी, ना कि कोई जानवर। हम सब सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था। रात के तकरीबन 1 बज रहे होंगे। हॉस्पिटल के चारों तरफ से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था वो अस्पताल खेत के बीच में था। चारों तरफ सिर्फ गिने चुने घर ही थे। झिंगुरों की आवाज़ से वह पूरा मंजिल गूंज रहा था। और अचानक मेरे कान में हल्की गुनगुनाने की आवाज़ पड़ी। वो किसी लड़की की आवाज़ थी जो दूर कहीं से आ रही थी, शायद 5वीं या 6वीं मंजिल से। मैं अपना सर के किनारे से टॉर्च उठाया और एक हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंच रहा था, वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। मैं पहले 4थी मंजिल पर चढ़ा, फिर 5वीं। आवाज़ और तेज हो रही थी और मेरे मन में उठते सवाल भी। कौन है वो लड़की? क्या कोई चोर है? अगर चोर है तो गाना क्यों गा रही है? और अगर चोर नहीं है तो आखिर कौन है? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? और वो गाना क्यों गा रही है? यही सब सवाल अपने मन में सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। और तभी उस टॉर्च की रोशनी में दौड़ते हुए एक औरत मेरे सामने से गुजरी। मैं टॉर्च लेकर उसके पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर जाकर अंधेरे में वह लड़की हंसते हुए गायब हो गई, लेकिन उसके गाने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैं फिर उसी अंधेरे की तरफ अपना टॉर्च मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं सामने एक खिड़की थी और इस खिड़की में मुझे एक परछाई दिख रही थी। ये वही लड़की थी। जब मैंने उसकी तरफ टॉर्च मारा तो वह पीछे से हल्का सा मेरी तरफ देखी और एक मुस्कान दी। और वो मुस्कान देने के बाद वो उस खिड़की से कूद गई। उसके कूदने के साथ ही किसी औरत की जोर से चिल्लाने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वो आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग जग गए। मैं दौड़ते हुए खिड़की के पास गया, टॉर्च मारकर नीचे देखा तो नीचे कुछ नहीं था। सब कुछ सन्नाटा था। ना कोई लड़की, ना कोई लाश। वह देख मैं समझ गया था कि यह कोई ऊपरी शक्ति है, और वहां से भागते हुए मैं सीधे सभी लोगों के पास पहुंचा। सभी लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। कुछ लोगों ने वो आवाज़ सुनी थी और कुछ लोग नहीं सुन पाए थे, क्योंकि वो गहरे नींद में थे। सब अपनी अपनी बात कर रहे थे कि क्या वो कोई लड़की थी या कोई जानवर। कुछ कह रहे थे वो लड़की है, तो कुछ कह रहे थे वो किसी जानवर की आवाज़ थी। मैं भागते हुए उनके पास आया। मुझे वैसे भागता देख राजू ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? मैंने ऊपर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, वो ऊपर ऊपर खिड़की से एक लड़की कूदी, लेकिन जब मैंने खिड़की से नीचे देखा तो वहां कोई लड़की नहीं थी। हम सभी में 2-4 लोग काफी पहलवान जैसे थे। उन्हें इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने मुझे डांटते हुए बोला, क्यों झूठी अफवाह फैला रहा है? अगर तुझे काम नहीं करना तो मत कर। तू क्या चाहता है कि सभी यहाँ से काम छोड़कर चले जाएं और तेरा पगार और बढ़ जाए? इस पर मैंने उसका जवाब देते हुए बोला, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा।
मेरे बात का विश्वास करो। इस पर उसने जवाब दिया, चल दिखा, कहाँ है लड़की, कौन सी लड़की, कैसे मान ले तू सही बोल रहा है। बात उसकी भी सही थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप अपना सिर नीचे करके वहां खड़ा हो गया। थोड़ी देर में सब कुछ माहौल शांत हो गया और सब वापस से सोने चले गए। मैं और राजीव तीसरी मंजिल की खिड़की से ही खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहे थे और मैं राजीव को वहीं से सब बता रहा था कि कौन सी खिड़की पे मैंने देखा और कहाँ से वो लड़की कूदी। राजीव को मेरी बातों पर कुछ कुछ विश्वास था क्योंकि उसने कल उस लड़की को देखा था। हाँ, जिसे हम दोनों ने छत पर देखा था। अब उस अस्पताल में मौत का नंगा नाच शुरू होने वाला था क्योंकि हमने किसी दूसरी शक्ति के दायरे में कदम रख दिया था, जो चीज शायद उसे पसंद नहीं आई थी। अगले दिन सभी लोग काम कर रहे थे। दोपहर के 1 बज रहे होंगे और फिर एक बार पूरा अस्पताल किसी के आवाज से गूंज उठा, लेकिन इस बार वो चिल्लाने की आवाज किसी आदमी की थी और वो आदमी हम में से काम कर रहे एक मजदूर था। वो आवाज सुनकर हम सब उस आवाज की तरफ दौड़े। वहां जाकर देखा तो नीचे जमीन पर राजा पड़ा हुआ था। वो हमारे साथ ही काम कर रहा था और गिरने के बाद उसके सर से बहुत जोर से खून आ रहा था। उसका हाथ पैर भी शायद टूट चुका था। हमने उसे जल्दी से उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उस दिन का काम रुक चुका था। खबर मिलने पर सूरज भैया भी अस्पताल पहुंचे। कुछ 4 या 5 घंटे बाद उसे होश आया। उसका सर फट चुका था और एक पैर भी टूट चुका था। जब उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ तो उसने जो बताया वह हम सबके खून जमा देने के लिए काफी था। उसने बताया जब वह काम कर रहा था तो उसे थोड़े ही दूर से किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आई। वो आवाज इतनी प्यारी थी कि उसने अपना सुध बुध खो दिया। जब वो आवाज की तरफ बढ़ रहा था तो उसने वहीं गलियारे से थोड़ी दूर एक लड़की को देखा। वो लड़की बहुत सुंदर थी। उसने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे और उसकी सुंदरता देख इसका मन इसके काबू में नहीं रहा। वह लड़की भी गाना गाते हुए उसे अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थी और ये उस लड़की के पीछे पीछे चला गया। उसके बाद का इसे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद इसे बस इतना याद है कि ये 4थी मंजिल से नीचे गिर रहा था। तब इसे होश आया और इसने जोर से चिल्लाया। वो सब सुनकर कुछ लोग पूरी तरह से डर गए थे और पूरी बात समझ गए थे कि यह काम किसी त्योहार की वजह से नहीं रुका हुआ है। ये जगह ही शापित है और यहाँ कोई काम ही नहीं करना चाहता। उन्होंने तुरंत सूरज भैया से काम न करने की बात कही और वहीं हॉस्पिटल से ही काम छोड़कर अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सूरज भैया ने भी उन्हें ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि उन्हें भी हॉस्पिटल के मालिक ने पूरा सच नहीं बताया था। लेकिन कुछ लोग अभी भी थे जो अड़े हुए थे कि जो भी होगा हम देख लेंगे, लेकिन काम तो हम करेंगे, दुगनी तनख्वाह के लालच में। उसके बाद हम सब वापस अपने साइट पर आए। खाना बना, सबने खाया और सो गए। मुझे आज रात भी नींद नहीं आ रही थी और जो डर था वही हुआ। आधी रात में मुझे गुनगुनाने की आवाज आई। मैंने धीरे से राजीव को हिलाकर जगाया। जगाने के बाद वह कुछ बोलता उससे पहले ही मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और इशारे में आवाज की तरफ ध्यान देने को कहा। इस बार उसने भी उस गुनगुनाहट को सुना।
लेकिन हम दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम आज उठकर उस आवाज़ की तरफ जाएं। हम चुपचाप उस आवाज़ को सुनते रहे और पता नहीं कब हमारी आंख लग गई। अगले दिन हम सब उठकर अपना अपना काम करने लगे। सुरेंद्र भैया हम सब में सबसे पहलवान थे। उनकी शरीर भी काम करके काफ़ी टाइट थी। ऐसा लगता था जैसे वह पहलवानी करते हों, और वही सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को नकार भी रहे थे। और शायद यही सबसे बड़ी उनकी गलती थी। आज भी वही हुआ जो कल हुआ था। दोपहर के समय हमें चिल्लाने की आवाज़ आई। बाहर जाकर देखा तो कुछ मजदूर नीचे से सुरेंद्र भैया चिल्ला रहे थे। जब हमने छत की तरफ देखा तो देखा सुरेंद्र भैया अस्पताल के सबसे ऊपर वाले मंजिल पर रेलिंग पर चल रहे थे, बिल्कुल सामने की तरफ देखते हुए। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई अपनी तरफ बुला रहा हो। उन्हें हमारी आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही थी। हम नीचे से तकरीबन 10 लोग सुरेंद्र भैया करके चिल्लाए जा रहे थे, पर उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही थी। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में सुरेंद्र भैया उसी छत के मंजिल से नीचे कूद गए। नीचे कूदते समय उन्हें भी होश आया और वो चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो धड़ाम से कर नीचे जमीन से टकरा गए और तुरंत उनका सर पूरी तरह से खुल गया। नीचे जमीन पर खून खून हो गया, मुंह से खून, नाक से खून। वो जिस तरफ से गिरे थे उस तरफ का पूरा मुंह उनका फट चुका था। वह देख हम सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां पर पूरा भगदड़ का माहौल मच गया और इस घटना के बाद वहां कोई नहीं रुकने वाला था, क्योंकि किसी को अपने जान से ज्यादा दोगुनी तनख्वाह नहीं चाहिए। सूरज भैया ने भी वहां का ठेका वापस किया और हम सब वापस अपने घर आ गए। मुझे नहीं पता वो लड़की क्या थी। हाँ, बस इतना जरूर पता है कि वो उस अस्पताल को बनने नहीं देना चाहती थी, और शायद इसी वजह से उस अस्पताल का काम बार बार रुक जाता था। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये घटना 4 साल पहले की है और आज भी वह अस्पताल उसी तरह आधा अधूरा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं अगर आपके पास कोई कहानी हुई तो हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।